नमस्कार दोस्तों, आज हम झारखंड बोर्ड क्लास 10 साइंस के सेक्शन बी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रश्न पिछले कई वर्षों के बोर्ड परीक्षाओं से चुने गए हैं, जिन्हें बार बार पूछा गया है। मैं यह नहीं कहता कि परीक्षा में केवल यही प्रश्न आएंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि इन प्रश्नों को पढ़ लेने से आपका सेक्शन बी बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए इन प्रश्नों को हल्के में ना लें, इन्हें ध्यान से समझें, बार बार दोहराएं और लिखने का अभ्यास करें। तो चलिए बिना समय गवाए हुए विज्ञान के इन सबसे टॉप सिलेक्टेड प्रश्नों को तैयार करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला रूल है। दूसरा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब इसमें कुछ बच्चे फिगर बनाते हैं, तो फिगर जरूरी नहीं है कि बनाइए ही आप, और फिगर बना भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2 नंबर वाले में आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको नियम बोल रहा है, नियम लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आपको अंतर लिखना है। तो इस तरह से टेबल बना लीजिए, 2 नंबर का है तो दो अंतर आपको काफी है। देखिए, अवतल दर्पण में जो ये अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है यानी दबा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण आपको बाहर की ओर मुड़ा यानी उभरा हुआ होता है, ऐसे लिख सकते हो। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण, जबकि हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। इस तरह से अंतर आपने लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचना है जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो ये आप अपनी किताब से इसका आंसर देख लीजिएगा। उत्तल लेंस का इमेज देख लीजिएगा, उससे बनने वाले प्रतिबिंब का किरण क्या काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक आपको आने का चांस रखता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण है, इसमें बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये वाला बड़ा काफी सिंपल है, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, इस तरह से आपका दर्पण हो गया, इधर में है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इसका सेंटर हो गया, और ये आपका फोकस हो गया। और उसके बाद कहता है, दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब किरण आ रही जब वस्तु को वक्रता केंद्र, एक्चुअली ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सी पे रखा गया है। देखिए फिर से अगेन हम लोग इसको थोड़ा सा स्केच करते हैं इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया है, ये देखिए, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, हाँ अवतल दर्पण हो गया। इसका सेंटर यहाँ पे सी है, ये है आपका फोकल डिस्टेंस एफ, और ये है आपका पी पोल। अब सेंटर सी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया, इस तरह से कह रहा है जब वस्तु को केंद्र पर रखा जाता है तो आपको इसके बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचना है। तो पहली किरण जो है इसके मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण जो है वो परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाएगी, फोकस से होकर के निकल जाती है। अच्छा, अगली जो है, अब हम क्या करेंगे, एक फोकस से लेकर के जाएंगे और यहाँ पे टकराने के बाद ये फिर आपका वापस इसी तरह से आएगी। तो इमेज भी इसी के सीध में आपको एकदम सीधा सीधा बनेगा, इस तरह से आपका फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तु स्पष्ट देखता है पर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। ध्यान देना, निकट में निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अच्छा, इसे अवतल लेंस का उपयोग करके दूर किया जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष, तो आपको दूर दृष्टि दोष भी पूछ सकता है, तो ठीक इसका उल्टा लिख देंगे, ठीक है। और जहां पे दूर दृष्टि दोष में हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस का यूज करके इसको दूर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खतरे का निशान लाल होता है क्यों। तो भाई, लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए यह दूर से भी बहुत क्लियरली दिखाई देता है और चेतावनी के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इस वजह से खतरे का निशान लाल कलर का बनाया जाता है। नेत्र की समंजन क्षमता यानी एकोमोडेशन पावर से क्या मतलब है। तो नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता है जिससे आंख का जो लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को बदलकर विभिन्न दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों। यहां से क्वेश्चन आपको श्योर एंड सर्टेन है, देखने को मिलेंगे डियर, राइट, इनको तैयार जरूर करना है। वायुमंडल में उपस्थित धूल सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। नीले रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होने से उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। ध्यान देना, तरंगदैर्ध्य कम होने से प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक तो वोल्ट होता है, लिख देना है। इसकी माप किस यंत्र से की जाती है, तो वोल्ट मीटर से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुपथन या अतिभारण, यानी लघुपथन शॉर्ट सर्किट, अतिभारण मतलब ओवरलोडिंग से परिपथ की रक्षा के लिए कौन सी सुरक्षा युक्ति की बात कर रहा है,
प्रयोग की जाती है, तो भाई फ्यूज प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? विद्युत फ्यूज। इसे घरेलू परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी श्रृंखला क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम के तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध? पहला 18 ओम, 18 ओम होने के लिए तीनों को हम लोग किस में जोड़ देंगे? सीरीज में जोड़ देंगे। तो डायरेक्टली आपको 3, 6 और 9 जोड़िए तो 18 ओम आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि दूसरा वाला 18/11 ओम होना चाहिए, तो इसको हमको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 मतलब 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। अब इनका एलसीएम कितना हो जाता है? 18। 3 6 9 का 18 हो जाएगा। 3 छके 18, 6 प्लस का 6 त्रिक 18 3 और प्लस का 9 दूनी 18 2। तो 6 3 9 और 2 11/18 हो गया। तो यहां से आपको आर बराबर क्या हो जाएगा? 18/11 ओम। इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 4 ओम, 16 ओम के प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर संतुलित प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/16। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 16, 4 चौके 16 प्लस 1 यानी कि 5/16। ठीक है, तो R का मान कितना हो जाएगा? 16/5 और डिवाइड कर दीजिए 3.2 ओम, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज जरूर जिक्र करिएगा स्थिर ताप पर, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती, यानी V जो प्रवाहित धारा यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, यहाँ पे V इक्वल टू IR आप इक्वेशन लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? भाई ताकि अभिक्रिया में द्रव्य संरक्षण का, यानी द्रव्यमान, इसी को द्रव्यमान संरक्षण भी कहते हैं, इसका नियम संतुष्ट हो तथा अभिकारकों और उत्पादकों में परमाणुओं की संख्या बराबर रहे, इसीलिए इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम को केरोसिन यानी मिट्टी का तेल भी आपने गांव में सुना होगा, इसमें डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम वायु और नमी के संपर्क में आकर के बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। आपको क्लास में दिखाया गया होगा कि जैसे ही हल्का पानी के साथ टच में आता है तो वो विस्फोट करता है, इसलिए इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। इसलिए उसे सुरक्षित रखने हेतु केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन में चूंकि पानी की मात्रा नहीं होती, तो वो जो है आपका उसको सेफ रखता है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन की परिभाषा आपको देनी है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का ह्रास, ह्रास मतलब कमी। ठीक है, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी या फिर हाइड्रोजन का योग। दो तरीके से डिफाइन आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि उसकी सतह पर बनी मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO की परत हटाने के लिए, ताकि वो आसानी से जल सके। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? समीकरण भी लिखना है। तो यह विघटित होकर सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना देता है, यानी ट्वाइस NaNHCO3, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ये जो है गर्म होने पर क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन जाता है। अब यहां पर देखिए, ये है खाने वाला सोडा और ये है धोने वाला सोडा। चलिए आगे बात करते हैं संयोजन एवं विस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हो? उदाहरण भी देना है। तो भाई संयोजन अभिक्रिया यानी दो या अधिक पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी मिला करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ सॉल्यूशन करता है, तो जिंक जो है कॉपर को सब्स्टिट्यूट कर देता है, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है, तो इस तरह से बना देता है ZnSO4 और Cu अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का अर्थ लिखिए। तो भाई ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निगलती है, और ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब सोखना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी अभिक्रिया होने के लिए उसको पहले ऊष्मा देनी पड़ती है, जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण भी देना है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, लवण मतलब नमक, सॉल्ट, और जल बनाते हैं, जैसे HCl और NaOH। HCl क्या है? अम्ल है। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका बेस है, मिलकर के ये NaCl नमक बना दिया और H2O पानी बना दिया। तो ये इक्वेशन लिखना सबसे पॉपुलर है, लिख देना है।
अगला क्वेश्चन है जिप्सम क्या है, 373 केल्विन पर गर्म करने पे क्या बनता है। तो भाई जिप्सम क्या है, तो CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O, इसका फॉर्मूला लिख देना है। और गर्म करने पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O बना देता है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा के दो यूज लिखने हैं केक और ब्रेड बनाने में, वेरी इंपॉर्टेंट। बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा NaHCO3, ध्यान देना, इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे तैयार किया जाता है, इसके दो यूज लिखना है। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी कहते हैं, बनता है। उपयोग मूर्ति और खिलौने बनाने में, टूटी हड्डियों के प्लास्टर जोड़ने में। अगला क्वेश्चन है धातु विद्युत धारा का संचालन क्यों करती है। तो भाई धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायता करते हैं। इसी वजह से धातुएं विद्युत धारा का संचालन करती हैं। अगला क्वेश्चन है सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। क्योंकि ये धातुएं चमकीली, तन्य और अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। तन्य का मतलब इनको पतले तारों में हम खींच करके बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, याद रखना। और एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2, याद रखना। एल्केन का यहां पूछ लिया, एल्कीन का भी पूछ सकता है। फिलहाल आगे पूछ रहा है 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम बताना है। तो 3 कार्बन, कार्बन जैसे ही 3 हो गया तो देखिए मेथ एथ प्रोप, तो 3 कार्बन है तो आपका प्रोप हो जाएगा। और एल्केन में एन आता है, राइट, तो प्रोप प्लस एन बराबर हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन, राइट। और फॉर्मूला कार्बन 3 है तो तुरंत इसमें रख दीजिए, कार्बन की संख्या 3 है, एन बराबर 3 है तो क्या हो जाएगा C3H, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, C3H8 इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोपेन। तो इस तरह से आपने लिख देना है। अगला संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 डिफरेंसेस लिखने हैं, तो इस तरह से टेबल बना देना है। संतृप्त में एकल बॉन्ड होते हैं जबकि असंतृप्त में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अच्छा, संतृप्त जो है कम अभिक्रियाशील होते हैं जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, सिंपल डिफरेंस यही है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी पीरियड और कितने समूह यानी ग्रुप होते हैं। तो भाई आवर्त सारणी में 7 आवर्त, 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं, याद रखना। आधुनिक आवर्त सारणी में ये ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की 2 उपलब्धियां और 2 विसंगतियां लिखनी है। तो उपलब्धियां यहां पे है, विसंगतियां, तो उपलब्धि क्या है, तत्वों के गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया और नए तत्वों के लिए स्थान छोड़ दिया गया। जबकि विसंगति यानी समस्या क्या है, हाइड्रोजन का सही स्थान फिक्स नहीं है और समस्थानिकों का स्थान नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन से अनुकूलन होते हैं। तो भाई क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है और चौड़ी व पतली संरचना जिससे अधिक प्रकाश अवशोषित हो, ये खासियत होती है। मधुमेह जिसे डायबिटीज कहते हैं या फिर इसको देहाती भाषा में हम लोग शुगर भी बोलते हैं, यह क्यों होता है। तो मधुमेह एक रोग है जिसमें रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। यह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो सिंपल सा लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। ऐसी त्वरित क्रिया जो बिना मस्तिष्क के आदेश के हो जाती है, उदाहरण के तौर पे गर्म वस्तु छूने पे हाथ का हटना, ठीक है, या फिर पिन सुई, जैसे सुई आपके हाथ में कहीं कांटा कोई चुभ जाता है तो आपका पैर ऑटोमेटिक उठ जाना। अगला क्वेश्चन है जीन क्या है, आनुवांशिकता में इसकी भूमिका लिखिए। तो जीन डीएनए के खंड होते हैं जो वंशानुगत लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवाश्म क्या है, वे विकास के विषय में क्या बताते हैं। जीवाश्म प्राचीन जीवों के अवशेष होते हैं, वे बताते हैं कि वर्तमान जीव पुराने जीवों से विकसित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में डिफरेंस लिखना है। तो भाई नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पुनः प्राप्त हो सकते हैं जबकि अनवीकरणीय पुनः प्राप्त नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। पर्यावरण क्या है, हमारे चारों ओर उपस्थित सभी जैविक और अजैविक, इसको लिखना है, कारकों का समूह ही पर्यावरण है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं,
तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, वन, खनिज आदि प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो इस तरह से काफी टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको मददगार जरूर साबित होंगे। और वीडियो कैसा लगा एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।